कोड प्रैक्टिस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे केस की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने सालों से सुर्खियां बटोरी हैं, विजय माल्या का मामला। हमारे पास राज शामानी के साथ हुए उनके हालिया इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट है। काफ़ी लंबे समय बाद, मतलब 9 साल बाद, माल्या ने मीडिया में कुछ कहा है। तो आज हम इसी इंटरव्यू के जरिए माल्या का पक्ष समझने की कोशिश करेंगे। किंगफिशर एयरलाइंस का क्या हुआ, वो कर्ज का मामला, उनका भारत से जाना और जो कानूनी लड़ाई चल रही है, खासकर कोर्ट प्रैक्टिस के नजरिए से। बिल्कुल, ये मामला है ही काफी पेचीदा, कई परतें हैं इसमें। और माल्या का ये इंटरव्यू एक तरह से जो आम धारणा है उसके बिल्कुल विपरीत एक कहानी पेश करता है। वो दावा कर रहे हैं कि बैंकों ने कर्ज से कहीं ज्यादा वसूल लिया है और ये जो भगोड़े वाली बात है वो भी गलत है। तो चलिए देखते हैं उनके तर्क क्या हैं। हाँ, शुरू करते हैं। किंगफिशर एयरलाइंस के बंद होने से इंटरव्यू में माल्या क्या वजह बताते हैं इसके पीछे? क्या सिर्फ बिजनेस ठीक नहीं चला? नहीं, वो सिर्फ बिजनेस फेलियर नहीं मानते, वो कई बाहरी कारण गिनाते हैं। एक तो देखिए 2008 का वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उसने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को हिला दिया था। हाँ, वो तो था। दूसरा, वो कहते हैं कि विमान का ईंधन बहुत महंगा था, खासकर सरकारी टैक्स की वजह से। तीसरा, उन्हें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इजाजत नहीं मिली, जबकि बाद में जेट एयरवेज को मिल गई। अच्छा, ये पॉइंट तो कम सुनने में आता है। हाँ, और एक और दिलचस्प बात वो बताते हैं कि उस समय के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, उन्होंने कथित तौर पर सलाह दी थी कि एयरलाइन का साइज छोटा मत करो, बैंक मदद करेंगे। तो मतलब वो सरकारी नीतियों और बाहरी दबावों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो ये तो हुई एयरलाइन डूबने की बात। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज और धोखाधड़ी के आरोप, उस पर उनका क्या कहना है? देखिए, यहाँ माल्या का सबसे मजबूत तर्क ये है, और ये कोर्ट प्रैक्टिस के लिए अहम है, कि लोन किंगफिशर एयरलाइंस ने लिया था, उन्होंने पर्सनली नहीं। हाँ, वो गारंटर थे। और वो कहते हैं कि पर्सनल गारंटी देना ही ये साबित करता है कि उनकी नीयत में खोट नहीं था। वो ये भी बताते हैं कि यूबी पोप ने एयरलाइन में करीब 30,000 करोड़ रुपए डाले थे। और सबसे बड़ा दावा उनका ये है कि सरकार या वित्त मंत्रालय ने खुद माना है कि डीआरटी यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जिसका फैसला 62,300 करोड़ का था, हाँ, उसके मुकाबले बैंक असल में 14,100 करोड़ से ज्यादा वसूल चुके हैं उनकी जब्त संपत्तियों से। 14,000 करोड़, ये तो कर्ज से बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, और वो यही सवाल उठा रहे हैं कि अगर इतनी वसूली हो गई है तो बैंक अब तक फाइनल हिसाब क्यों नहीं दे रहे। ये पारदर्शिता और वसूली प्रक्रिया पर बड़ा सवाल है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर ये आंकड़ा सही है तो ये पूरे केस को एक अलग नजरिए से देखने पे मजबूर करता है। अच्छा, अब आते हैं उनके भारत छोड़ने पर। मार्च 2016, इसे सब भागना ही मानते हैं। हाँ, लेकिन इंटरव्यू में माल्या इसे भागना नहीं कह रहे। उनका कहना है वो जिनेवा जा रहे थे एक पहले से तय मीटिंग के लिए। पहले से तय? हाँ, और वो दावा करते हैं कि इसकी जानकारी उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को दी थी। फिर बाद में उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया, जिससे वो कहते हैं कि उनकी वापसी नामुमकिन हो गई। वो ये भी याद दिलाते हैं कि वो तो 1988 से नॉन रेजिडेंट इंडियन है, तो ये जानबूझकर भागने वाले आरोप को वो सिरे से नकारते हैं। और ये विलफुल डिफॉल्टर का टैग, मतलब जानबूझकर कर्ज ना चुकाने वाला, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? वो इस टैग की परिभाषा पर ही सवाल उठाते हैं। कहते हैं कि विलफुल डिफॉल्टर वो होता है जो पैसे दे सकता है पर जानबूझकर नहीं देता। ठीक है। उनका तर्क है कि उन्होंने तो 2012 से 2015 के बीच कई बार बैंकों को सेटलमेंट ऑफर दिए, सुप्रीम कोर्ट में भी दिए, लेकिन बैंकों ने वो ऑफर ठुकरा दिए। क्यों ठुकरा दिए? उनका दावा है कि बैंकों को डर था कि अगर वो माल्या से सेटलमेंट करेंगे तो उन पर सीबीआई जांच बैठ जाएगी। और वो कहते हैं कि जब उनकी सारी संपत्ति ही फ्रीज कर दी गई है तो वो पेमेंट कैसे कर सकते हैं, तो फिर विलफुल कैसे हुए? ये कानूनी नुक्ता है, मतलब क्षमता और इरादा दोनों देखने होंगे विलफुल कहने के लिए। बिल्कुल। लेकिन उनकी लाइफस्टाइल, वो खर्चीली पार्टी, जबकि कर्मचारी बिना वेतन के थे, उस पर भी तो काफी आलोचना हुई थी। हाँ, उस पर उनका जवाब है कि वो 60वें जन्मदिन की पार्टी उन्होंने अपने निजी पैसों से दी थी, और वो भी एयरलाइन बंद होने के 3 साल बाद। वो सवाल करते हैं कि क्या एक कंपनी फेल हो जाए तो इंसान जीना छोड़ दे। और वो ये भी बताते हैं कि कर्मचारियों के वेतन के लिए करीब 260 करोड़ रुपए रखे थे, लेकिन कोर्ट ने उसे रिलीज करने की इजाजत नहीं दी क्योंकि बैंकों ने विरोध किया था। अच्छा, ये भी एक पहलू है। और आखिर में ये जो फंड साइफनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है, सीबीआई और ईडी कहती हैं कि करोड़ों इधर उधर किए गए। माल्या इन आरोपों को पूरी तरह नकारते हैं। वो कहते हैं कि एयरलाइन चलाने में बहुत सारे खर्चे विदेशी मुद्रा में होते थे, जैसे विमान की लीज, पुर्जे, मेंटेनेंस वगैरह। तो पैसा बाहर भेजना पड़ा,
वो पूछते हैं कि इसमें साइफनिंग कहाँ से आ गए। मतलब वो ऑपरेशनल खर्चे थे। हाँ, उनका यही कहना है। वो कहते हैं कि ये सब मनगढ़ंत आरोप हैं, सबूत कहाँ है। और यूके कोर्ट के बारे में वो कहते हैं कि उसने सिर्फ ये देखा कि पहली नजर में केस बनता है या नहीं, जिसे प्राइमा फेसी केस कहते हैं। उसने उन्हें दोषी नहीं ठहराया। ठीक है। ये प्रत्यर्पण मामलों में सबूतों के स्टैंडर्ड का एक क्लासिक उदाहरण है। तो कुल मिलाकर देखें तो माल्या का ये इंटरव्यू एक पूरी तरह से अलग तस्वीर पेश करता है। सरकारी नीतियां, ठुकराए गए सेटलमेंट ऑफर्स, कर्ज से ज्यादा वसूली का दावा और धोखाधड़ी या भागने के इरादे से साफ इनकार। हाँ, जो पब्लिक नैरेटिव है उससे बिल्कुल अलग। और कोर्ट प्रैक्टिस के लिहाज से ये केस बहुत दिलचस्प सवाल खड़े करता है, जैसे विलफुल डिफॉल्टर जैसी टर्म्स का क्या मतलब है और उन्हें कैसे लागू किया जाना चाहिए। सही। सबूतों का मूल्यांकन कैसे हो, खासकर जब मीडिया और पब्लिक का दबाव बहुत ज्यादा हो। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया कितनी जटिल है और कैसे न्यायिक प्रक्रिया और पब्लिक ओपिनियन में कभी-कभी टकराव हो जाता है। और हमारे सुनने वालों के लिए जो कोर्ट प्रैक्टिस में रुचि रखते हैं, एक अहम सवाल शायद ये है, अगर ये आधिकारिक तौर पर मान लिया जाए कि वसूली कर्ज से ज्यादा हुई है, तो भविष्य में ऐसे हाई प्रोफाइल वित्तीय मामलों में डिफॉल्ट या धोखाधड़ी को कानूनी तौर पर कैसे देखा जाएगा, इसकी परिभाषा पर क्या असर पड़ेगा। ये निश्चित रूप से कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज के लिए एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु है। आज सुनने के लिए धन्यवाद।